नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन मसूरी में आईएएस प्रोफेशनल कोर्स के समापन समारोह में हुए शामिल। एलबीएस अकादमी में कार्यक्रम। तो वहीं देहरादून में भारत नेपाल की अहम बैठक। ब्रिटिश शासनकाल के नक्शों में सुलझाएंगे सीमा विवाद। 2 दिन में 4 दौर की होगी वार्ता। हरिद्वार में प्रवीण निषाद ने स्वामी कैलाशानंद गिरी का लिया आशीर्वाद। वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। कहा, हमारी पार्टी एनडीए को मजबूत करने आई। उत्तराखंड में पागल कुत्तों के आतंक से 10 स्कूल बंद। 600 से अधिक बच्चों की ऑनलाइन हो रही पढ़ाई। बचाव के लिए लोग डंडा लेकर निकल रहे। उत्तराखंड में देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। वार्निंग लेवल पार पहुंचा। टिहरी डैम का पानी। इस सीजन 33 लोगों की मौत। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आईएएस के 2024 बैच के ऑफिसर ट्रेनीज को संबोधित किया। फेज 2 ट्रेनिंग के वैलेडिक्टरी कार्यक्रम में उन्होंने युवा अफसरों से कहा कि सेवा भाव और कर्तव्य बोध को अपने काम का मार्गदर्शक मंत्र बनाएं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस देश की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाती है। अफसर नीतियों और उनके जमीन पर लागू होने के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। देहरादून में भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर 14वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक शुरू हो गई है। मसूरी रोड स्थित एक निजी होटल में 2 दिन तक चलने वाली बैठक में 4 दौर की वार्ता होगी और इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों की सीमा की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर गहन मंथन किया जा रहा है। और इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु कर रही हैं, जबकि नेपाली दल की अगुवाई वहां के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफले कर रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने इस संगठन को धार देने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों के लिए नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और पहले से तैनात पदाधिकारियों में भी कुछ नामों का संशोधन किया गया है। मीडिया प्रभारी ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य जिलों के संगठन को और मजबूत करना है, ताकि पार्टी के काम तेज गति से हों और सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो हमारे प्रदेश में 19 संगठनात्मक जिले हैं, उनके हमारे जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी पूर्व में ही बनाए गए थे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन, कुछ नामों को इधर से उधर उनका परिवर्तन किया गया है और 19 संगठनात्मक जिलों में हमने अपने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने अपने कार्यालय का विधिवत आज उद्घाटन किया। राजधानी देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित कार्यालय में पूजा पाठ के बाद कैबिनेट मंत्री ने कार्यालय का शुभारंभ किया और इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थक पहुंचे और मंत्री खजान दास को बधाई दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस विश्वास के साथ उन्हें समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है, उस विश्वास पर खरा उतरने का वे पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समाधान करना और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। कार्यालय का विधिवत आज शुभारंभ हुआ है
और पूजा अर्चना के साथ, क्योंकि ये भूमि है, देवताओं का आशीर्वाद है। और जिस मकसद से कार्यालय का उद्घाटन किया, क्योंकि समय बहुत कम है, कुछ समय बाद यानी कि 5-6 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, इसकी तैयारी भी होनी है। साथ साथ में काम बहुत ज्यादा है, काम भी करना है, जमीन का काम करना है। और मैं विशेषकर ये कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंपी है, उसके तहत मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये संदेश मैं सभी जनमानस को देना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश के हित में जो भी कार्य होंगे वो करने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। मैं अपने सीएम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, समाज कल्याण विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है, सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, इसके तहत हम वो काम। प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा कि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया है। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश के सभी पेंशन धारकों को हर माह समय पर पेंशन उपलब्ध कराना है और इसके तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि पेंशन की राशि हर माह 7 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाए। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में करीब 9,87,000 लोगों की नियमित रूप से पेंशन मिल रही है। हालांकि 7,000 पेंशन धारकों की पेंशन पिछले 2-3 महीनों से रुकी है। उन्होंने कहा कि इन मामलों के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही लंबित पेंशन जारी कराने का प्रयास किया जाएगा। की 7 तारीख से पहले हम 9,87,000 लोगों को फोन क्लिक के माध्यम से पेंशन दे रहे हैं, उनके खातों में सीधे पहुंच रही है। और कुछ पेंशन अभी है जो 7,000 के लगभग है, जिसका पैसा 3-4 महीने से नहीं गया है, जिसका अंश केंद्र सरकार से भी आना है। और कुछ उसमें दिक्कतें आ गई कि सत्यापन भी होना था और इसलिए सत्यापन की वजह से थोड़ा सा लंबा समय लग गया, किंतु हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि आप 30 अगस्त तक ये जो 7,000 लोगों की पेंशन रुकी पड़ी है उसको जारी करें। देहरादून में सड़कों की खराब स्थिति को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब देहरादून की बदहाल सड़कों की हालत गूगल लोकेशन भी बताने लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल दिखावे तक सीमित है और सड़कों को सुधारने के लिए ना तो अधिकारी गंभीर है, ना ही प्रशासनिक तंत्र सक्रिय है। सुजाता पॉल ने कहा कि सड़कों के साथ साथ पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। मुख्यमंत्री जी बड़ा व्यस्त हैं क्योंकि उन्हें तो अपनी कुर्सी बचानी है, लेकिन आज जिस वक्त बरसात का मौसम है और उस वक्त लोगों को तकलीफें हो रही है, तो सवाल ये उठता है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, इतना पैसा बताते हैं कि खर्च करते हैं, मगर कहीं पर नंदा की चौकी पुल धंस जाती है, कहीं पर सड़क धंस जाती है, कहीं पे पहाड़ धंस जाते हैं। इसलिए सवालों के जवाब नहीं, अब वोटों से दिया जाएगा जवाब और जनता करेगी इनका हिसाब। पार्टी ने मीडिया से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 18 अगस्त 2024 को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नेताओं को उत्तराखंड में मीडिया संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें पंखुड़ी पाठक नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, वहीं प्रकाश मीणा कोऑर्डिनेटर, अरुण अग्रवाल कोऑर्डिनेटर, ऋतु चौधरी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। एआईसीसी के निर्देशानुसार उक्त सभी पदाधिकारी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ निकट समन्वय स्थापित करते हुए मीडिया एवं संचार से संबंधित गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मीडिया विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, जनहित के मुद्दों और संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से जनता एवं मीडिया तक पहुंचाने के लिए इन नियुक्तियों से प्रदेश कांग्रेस के मीडिया तंत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
रुड़की में पिरान कलियर विधायक के नाम सहित कई लोगों के नामों पर अज्ञात लोगों द्वारा आपत्ति लगाए जाने का मामला गर्मा गया है। विधायक हाजी फुरकान अहमद ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से क्षेत्र के विधायक हैं और उससे पहले वे तथा उनके पिता ग्राम प्रधान रह चुके हैं। विधायक ने बताया कि जिन लोगों के नाम से आपत्ति दर्ज की गई है वे साफ इनकार कर रहे हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। विधायक ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। हमने प्रदेश अध्यक्ष को भी अवगत करा, अपनी पार्टी के सभी, और कल हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिले। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच कराएंगे और कोई वोट नहीं कटेगा। हमारी प्रशासन से अब ये मांग है कि जिन लोगों, और बहुत से लोगों एफिडेविट दे रहे हैं, मेरे नाम पे जो आपत्ति रही उनने खुद एफिडेविट दिया, उनने कहा कि हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई। तो ये साजिश है। और भी काफी गाँव में जहाँ आपत्ति थी में लोग खुद एफिडेविट दे रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से मांगे कि जिन लोगों के एफिडेविट आ चुके हैं उनके जब खुद कह रहे हैं कि हमने कोई दिन, तो उन्हें निरस्त कर देनी चाहिए सभी आपत्तियां। उत्तराखंड के चमोली में मानवता और कर्तव्य की मिसाल देखने को मिली है। राजस्थान से भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंची 17 वर्षीय युवती दर्शन के दौरान अचानक बेहोश होकर मंदिर परिसर में गिर पड़ी। मौके पर ड्यूटी पर तैनात फायर वुमेन रश्मि और पूजा ने बिना एक पल गवाए मोर्चा संभाला। दोनों महिला कर्मियों ने युवती को तत्काल अपने कंधों पर उठाया और बिना समय गंवाए नजदीकी चिकित्सालय पहुंची। समय पर मिली मदद और चिकित्सीय उपचार के बाद युवती अब पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित है। उपचार के बाद उसे सकुशल उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बेटी को स्वस्थ देखकर परिजनों की आंखों में राहत साफ नजर आई। उन्होंने फायर वुमेन रश्मि और पूजा का आभार जताते हुए चमोली पुलिस और अग्निशमन विभाग की तत्परता की जमकर सराहना की। जिला चिकित्सालय चंपावत में 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को वर्चुअली माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत में पहली बार ये सुविधा शुरू हुई है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को आवश्यक रक्त घटक स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में 20 करोड़ की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिटी स्कैन, MRI और डायलिसिस जैसी सुविधाएं स्थापित की जा चुकी हैं और इसके अलावा जिले में आधुनिक पार्किंग, पेयजल योजनाएं और साइंस सेंटर जैसी कई विकास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस सुविधा से मरीजों की अन्य जिलों पर निर्भरता कम होगी। तो चले वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायणबगड़ में हिंसक कुत्तों के हमलों से अब तक 11 लोग घायल हो चुके हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 10 स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है और इन स्कूलों में 600 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है। कुत्तों के डर से लोग घर से बाहर जाते समय हाथ में डंडा लेकर निकल रहे हैं। चमोली कलेक्टर गौरव कुमार के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया था। पहले 20 से 23 अगस्त तक 4 दिन की छुट्टी की घोषणा हुई थी, जिसे बाद में घटाकर 2 दिन कर दिया गया। हिंसक कुत्तों को पकड़ने के लिए वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम अभियान चला रही है। 3 कुत्ते पकड़ लिए गए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि एक पागल कुत्ते ने अन्य कुत्तों को काटा, जिसके बाद क्षेत्र में कई कुत्ते आक्रामक हो गए और इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रामनगर में परिवहन विभाग ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान ARTO प्रबंधन पंकज श्रीवास्तव ने मोहल्ला खताड़ी निवासी नजाकत अली को नशे की हालत में बाइक चलाते पकड़ा। एल्कोमीटर से जांच करने पर चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर बाइक को सीज कर दिया है। साथ ही वाहन स्वामी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी की गई है। विभाग ने परिजनों के सामने काउंसलिंग कर आगे से नशे में वाहन न चलाने की सख्त हिदायत दी।
नशे के खिलाफ ये कार्रवाई हमारी ऑलमोस्ट हमेशा जारी रहती है। आज हमें एक नशे में धुत वाहन चालक मिले, तो उनको और उनके वाहन को पुलिस स्टेशन रामनगर में बंद कर दिया गया। उनके जो फैमिली वाले हैं उनको भी बुला के काउंसलिंग की गई। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़े बहुत होश में लगे तो उन्हें भी हमने काउंसलिंग की, ताकि ये जो नशा का कारोबार है वो परिवहन विभाग के लिए ही नहीं, उनके परिवार और जो समाज है, रोड पे चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी घातक है, ये उन्हें बताया गया। उन्होंने वचन तो दिया कि हम आगे से ये काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये परिवहन विभाग की कार्रवाई ऐसी चलती रहेगी। चलान और बंद की कार्रवाई तो होती रहेगी, साथ साथ हमारा मेन ध्यान है काउंसलिंग पे, कि काउंसलिंग करके लोग अगर ऐसी बातों को मान जाते हैं तो ये हमारी डबल सफलता रहेगी। सर पीएलवी कैंसिलेशन का जी बिल्कुल, वो होगा, सस्पेंड होगा, बिल्कुल होगा। देहरादून में बेरोजगार संघ और नर्सिंग अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पास कराने के नाम पर 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम सिंह कड़वाल के अनुसार 25 जुलाई को आयोजित परीक्षा में धांधली के लिए कई स्कैनर के जरिए रकम ली गई। मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक में भी सबूत पेश किए गए। आरोप है कि मुख्य आरोपी पूर्व में जेल जा चुका है, अभ्यर्थियों को भ्रमित कर ठगी कर रहा था। नर्सिंग अभ्यर्थियों ने परीक्षा स्थगित कर मामले की निष्पक्ष SIT जांच कराने की मांग की है। काशीपुर के रामनगर रोड पर 18 वर्षीय स्कूली छात्रा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। मृतका की पहचान कांति के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि मॉडलिंग का झांसा देने वाले एक युवक से विवाद चल रहा था, उसी पर हत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की गहनता से जांच कर रही है। घर में बहुत झगड़ा करती थी उसके लिए। किसके लिए? किसके लिए? ये उसी के लिए, जाने के लिए। कौन था, कौन है वो लड़का भी इसी हुई तुम्हारे है, वही लड़का हमारे रामपुरा में रहते हैं। क्या नाम है उसका? जानी। कहाँ रहता? रामपुरा में। रामपुरा में रहता? हाँ। कितने समय से टच में थी उसके? ये 6 महीना। 6 महीने से। 6 महीना से इसको मोल्डिंग का झांसा दिए सर जी। मोल्डिंग करवाने ले जाऊँ तुझे, तेरे घर के लोग तेरे लिए अच्छे नहीं सोचते हैं, बुरे सोचते हैं। ये कहता था? हाँ सर जी, मैं मेहनत मजदूरी कर अपना बाबू से पाली। ये 18 पूरा 19-22 के ना। उधम सिंह नगर की खटीमा में पुलिस ने विद्युत केबल चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए की कीमत की चोरी की गई विद्युत केबल और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की है। ग्राम चंदेली क्षेत्र में 11 kV विद्युत लाइन से केबल काटकर आरोपी कार से फरार होने की फिराक में थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर भीम कॉलोनी के पास संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली। करीब 165 टुकड़ों में कटी हुई केबल बरामद हुई है। पुलिस ने मौके से अलिम, जुनैद, मोहम्मद अयूब और पिंटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक इतिहास और पुरानी चोरियों से कनेक्शन की जाँच कर रही है। के क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई कि जो बिजली विभाग के जो तार होते हैं, इस तार के जो बड़े जो गट्ठर होते हैं, जिसमें कि 81 तार थे और लगभग 1 से 1.5 फीट के जो तार थे, उसके 2 बड़े गट्ठर चोरी हुए हैं। पुलिस के द्वारा तुरंत नाकाबंदी की गई, जगह जगह चेकिंग की और चेकिंग के उपरांत एक गाड़ी, एक वाहन मिला, जिस वाहन में 4 लोग सवार थे। उस वाहन की जब चेकिंग की गई तो पता चला कि उसमें इन्होंने चोरी का सारा सामान रखा हुआ है। गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया गया। 4 लोगों को भी फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है। फिर आगे बिजली विभाग के द्वारा तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है। आज भी 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और नदी नालों के अचानक से पानी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। एहतियात के तौर पर आज देहरादून में आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस बीच टिहरी बांध का जलस्तर भी चेतावनी लेवल के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के दौरान बांधों और बैराजों से पानी का डिस्चार्ज बढ़ने और साथ ही प्रमुख नदियों व उनकी सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक बीते 24 घंटे में देहरादून की मालदेवता में सबसे ज्यादा 83 mm बरसात हुई। सहस्त्रधारा ITI में 65 mm और हल्द्वानी में 45.5 mm बरसात दर्ज हुई है। इस मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं से अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है।
तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन मसूरी में आईएएस प्रोफेशनल कोर्स के समापन समारोह में हुई शामिल एलबीएस अकादमी में कार्यक्रम। देहरादून में भारत नेपाल की अहम बैठक, ब्रिटिश शासनकाल के नक्शों से सुलझाएंगे सीमा विवाद, 2 दिन में 4 दौर की होगी वार्ता। हरिद्वार में प्रवीण निषाद ने स्वामी कैलाशानंद गिरी का लिया आशीर्वाद, वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन, कहा हमारी पार्टी एनडीए को मजबूत करने आई। उत्तराखंड में पागल कुत्तों के आतंक से 10 स्कूल बंद, 600 से अधिक बच्चों की ऑनलाइन हो रही पढ़ाई, बचाव के लिए लोग डंडा लेकर निकल रहे। उत्तराखंड में देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, वार्निंग लेवल पार पहुंचा टिहरी डैम का पानी, इस सीजन 33 लोगों की मौत। तो अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एचएन टीवी के साथ। नमस्कार।